हम सभी एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि हम कोई भी एग्रीमेंट माइनर के साथ नहीं कर सकते या हम कोई भी एक एक्ट ऐसा नहीं कर सकते जिससे माइनर को लॉस हो। देखिए होता क्या है, रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनने मुझे पूछा कि सर एक ज़मीन है, वो हम खरीदना चाहते हैं, पर दिक्कत ये है कि जो ज़मीन बेचने वाला है वो माइनर है, यानी 18 साल से छोटा। तो क्या हम किसी माइनर की ज़मीन खरीद सकते हैं या नहीं? देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 साल से छोटा हो या 18 साल से कम उम्र का हो, तो वो माइनर होता है और आप किसी भी माइनर की ज़मीन नहीं खरीद सकते। पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जहाँ पे आप माइनर से ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए अगर आप उससे ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो इसमें सेक्शन 8 लगता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 का। उसमें आपको सिविल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम उस माइनर की ज़मीन को खरीदें। अब इसमें ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। देखिए होता क्या है कि जब आप सिविल कोर्ट में ये केस लगाते हो, तो पहली बात लोगों को ये रहता है कि हम कितने समय पे देखिए परमिशन तो ये है 100% आपको मिल जाती है, क्योंकि मैक्सिमम 90 मतलब 95-100% केसेस में परमिशन मिलती ही है सिविल कोर्ट से कि माइनर की आप ज़मीन बेच सकते हो। बट इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। जब भी आप ये माइनर की ज़मीन वाला खसरा देखोगे, तो माइनर के साथ उसके गार्डियन का नाम भी आता है, जो उसकी देखभाल करते हैं। ज़्यादातर इसमें माँ का नाम आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम मयूर है, तो अगर मैं माइनर हूँ, तो मेरे खसरे में क्या लिख के आएगा? मयूर सोनी, पिता जो भी नाबालिग की बली माँ डैश। तो इसमें एक बली होती है, बली मीन्स गार्डियन, तो इसमें गार्डियन का नाम आता है। अब गार्डियन को सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन आवेदक बन के मूव करनी पड़ेगी कि ये जो सेल डीड बना रहे हैं, हम जो ज़मीन बेच रहे हैं, वो गार्ड बच्चों की भलाई के लिए बेच रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए बेच रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए है ये, जो भी इससे पैसा आएगा। तो इसमें कम से कम 8 महीने से 12 महीने के बीच का समय लग जाता है कोर्ट में परमिशन आने के लिए। और परमिशन इतनी ईज़िली नहीं मिलती, इसकी कुछ शर्तें रहती हैं कि जो भी गार्डियन है, वो ज़िम्मेदारी लेगा कि ये जो ज़मीन बिकती है और इस ज़मीन के बेचने के बाद जो भी पैसा आता है, तो उससे कुछ पैसा वो कोर्ट डिसाइड करता है वो क्या अमाउंट आएगा, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता इसमें। तो सिविल कोर्ट के जो जज साहब हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे का गार्डियन जो है, उसे एक नेशनलाइज़्ड बैंक में एफडी बनानी पड़ती है, उस बच्चों के नाम से। तो आपको जो आवेदक है, गार्डियन है, उसको जो भी पैसा आना है उस ज़मीन को बेचने के बाद, तो उस पैसे से एक नेशनलाइज़्ड बैंक में एफडी करनी पड़ती है कुछ अमाउंट की, और वो एफडी तब तक के लिए करनी पड़ती है जब तक वो माइनर बच्चे 18 साल के ना हो जाएँ। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये रहती है कि गार्डियन को उस ज़मीन को ऐसे विक्रेता को बेचना है, जो बाज़ार मूल्य के आस-पास या जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट दे। तो इस चीज़ का तो कोई पकड़ होता नहीं है कि कौन हाईएस्ट बिडिंग में देगा। तो ये एक ईज़िली गो थ्रू है। और थर्ड चीज़ जो रहती है कि आप जब ये ले लेते हैं, इसका इसका सबसे पहले आपको एक ऑर्डर होगा सिविल कोर्ट में कि ये परमिशन के बाद आप ये ज़मीन को बेच सकते हो। तो इसमें होता क्या है, मोस्टली हम क्या कराते हैं कि हम डायरेक्टली सेल डीड नहीं कराते, क्योंकि भाई जो कोर्ट ने कहा है कि कुछ अमाउंट जो भी कंसिडरेशन का मिलना है, उसका कुछ अमाउंट का आपको एफडी बनवानी है। और अगर आप डायरेक्टली सेल डीड कर लेते हो, मतलब ज़मीन को खरीद लेते हो उस माइनर से, उस ऑर्डर के आधार पे, पर भाई जो कोर्ट के शर्तों हैं, उन शर्तों का पालन तभी तो होगा जब उसे वो अमाउंट पैसा मिलेगा गार्डियन को, तभी तो वो उस पे एफडी बनाएगा। तो मैं इसमें ज़्यादातर क्या करता हूँ कि हम सबसे पहले जब हमारी पार्टी एनओसी कोर्ट से लेके आती है, मतलब ऑर्डर करवा के लाती है, अभी एनओसी नहीं आती। जब पार्टी कोर्ट से ऑर्डर करवा के लाती है, तो हम इस पे एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाते हैं, जिसमें हम दिखाते हैं कि हम एक्स वाई जेड अमाउंट का ट्रांजैक्शन करके ये ज़मीन खरीदेंगे, इतने-इतने समय पे खरीदेंगे आपसे, और इसका एग्रीमेंट हो सकता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब जब कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो आप कुछ भी टोकन अमाउंट उस एग्रीमेंट में देते हो, मान लो 6 लाख के आसपास।
तो 6 लाख में जो भी कोर्ट ने कुछ अमाउंट कहा है, 1.5 लाख 2 लाख का, आप जो भी जितने भी बच्चे हैं जो माइनर हैं जिनके नाम पे वो जमीन है, उतने हिस्से के हिसाब से मान लीजिए हमने 3 लाख रुपए एग्रीमेंट में दिए थे, तो 1.5 1.5 लाख की दोनों बच्चों के नाम पे एफडी कर दी। और अब एफडी हो गई तो आप जो इसमें होता क्या है, एफडी भी बनवाने के बाद जो बैंक है, तो बैंक उस ऑर्डर की कॉपी भी आपको बैंक को देनी पड़ेगी। तो बैंक उसमें लिख के देता है कि हमने माइनर के नाम पे इतने इतने रुपए की इतने इतने टाइम पीरियड की एफडी बनाई है। और एफडी ईयर्स में नहीं लिख के आती, कभी भी याद रखना। जो एफडी की डेट होती है वो दिन पे लिख के आती है, यानी 60 दिन की एफडी, 120 दिन की एफडी। तो आपको जो भी एफडी बनवाओगे वो तब तक की बनानी रहती है जब तक वो माइनर 18 साल का नहीं हो जाता, चाहे उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले या वो क्या हो, वो कॉन्सेप्ट अलग होता है। बट आपको बनानी उतने ही दिन की रहती है, तभी आपको एक एनओसी मिलती है। अब जब आपने ये एग्रीमेंट किया तो आप प्लस अब आपने इस एग्रीमेंट के आधार पे बैंक पे बच्चे के नाम पे एफडी बनवाई, जो आपको एग्रीमेंट में पैसा मिला था। अब जो भी आपने एफडी बनवाई वो आप वापस सिविल कोर्ट में जाओगे और जज साहब के सामने रखोगे। तो जो इस पे शर्तें थी कोर्ट के ऑर्डर पे, उन शर्तों का पालन करते हुए जज जज साहब आपको एक एनओसी प्रमाण करते हैं, जिसको अनुज्ञेय प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो ये एनओसी जो रहती है, इसके आधार पे आप सीधे सेल डीड एग्जीक्यूट करा सकते हो। इससे ज्यादातर बायर ही सेफगार्ड होता है, क्योंकि हो सकता है ये एग्रीमेंट हमसे कर लें या हम डायरेक्टली सेल डीड से जमीन को खरीद लें उस ऑर्डर के थ्रू, और जो गार्डियन है वो ऐसा पैसा जमा ही ना करे बैंक में, तो ये एक इशू बन सकता है। जबकि ये हम पे इशू नहीं है एज पर लॉ, ये गार्डियन पे है कि अगर गार्डियन ऐसा कोई फ्रॉड करता है तो ये लाइबिलिटी सिर्फ गार्डियन की बचती है, बली की लाइबिलिटी बनती है, खरीदार की नहीं बनती। पर हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारे क्लाइंट सेफ रहें, इसलिए हम पहले एग्रीमेंट कराते हैं, एफडी बनवाते हैं, एनओसी लेते हैं हम कोर्ट से, दोबारा ऑर्डर के बाद एनओसी मिलती है। एनओसी लेने के बाद हम सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं। और साथ में इससे एक और बेनिफिट होता है कि जब हम सेल डीड करते हैं, विक्रय पत्र का जो लेख बनाते हैं, तो हम विक्रय पत्र के लेख में उस कोर्ट का केस नंबर, किस कोर्ट में ये केस चला था एनओसी के लिए, वो नंबर डाल के, जज का नाम डाल के और जज साहब का नाम डाल के, और इस पे जितनी भी डिटेल्स हुई थी मैंडेटरी, वो सब हम रजिस्ट्री में डालते हैं। और ये भी लिखते हैं कि इन सभी शर्तों का पालन करने के पश्चात हमें ये एनओसी भी मिली है, जिसकी एनओसी नंबर ये है। तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपकी रजिस्ट्री के अंदर क्लियर हो जाता है, जिससे आपका टाइटल हमेशा क्लियर रहेगा, क्योंकि हमने इसमें एनओसी भी ले ली, तो हमने एनओसी का नंबर भी अपनी डीड में डाल दिया। अब ये चीज अगर आप ये सब नहीं करते हो, एनओसी का नंबर सेल डीड में नहीं डालते, तो हम फंसते कहाँ पे हैं। सेल डीड आपकी विक्रय पत्र तो आराम से हो जाएगा, पर जब आप इसमें नामांतरण कराएंगे, नाम चढ़ाते हैं, तो जो आपके तहसीलदार साहब हैं संबंधित, वो आपसे वो एनओसी मांगते हैं। तो अगर वो आपके सेल डीड में एनओसी की डिटेल्स हैं और जो भी कोर्ट के ऑर्डर की डिटेल है, तो आपका नामांतरण बहुत इजीली हो जाता है। और कोशिश करिए जब भी आप ये ऐसा विक्रय पत्र बनाते हैं, तो हमारे संपदा सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है कि ये पूरे कोर्ट के ऑर्डर, आधार कार्ड, बच्चों माइनर बच्चे हैं उनके पैन कार्ड तो ऑब्वियसली होंगे नहीं, उनके आधार कार्ड भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड वाले अपलोड करें। साथ ही में जब आप म्यूटेशन इस पे कराएंगे, नामांतरण इस पे कराएंगे, तो जब आप म्यूटेशन का केस भी लगाएंगे, तो ये एनओसी, कोर्ट के ऑर्डर, सारी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट उस केस में अटैच कीजिए। इससे आपका म्यूटेशन ईजिली हो जाएगा और सेल डीड भी